नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। दोस्तों, आप सभी के लिए आज का जो पेपर पढ़ाया जाएगा वो है पेपर नंबर 3, आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा। पेपर का नाम है तीसरा और उसकी हमारी पहली यूनिट है आधुनिक विश्व की 3 प्रमुख प्रतिक्रियाएं। तो इस यूनिट से आपके कितने प्रश्न इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आप लोगों को इस वीडियो में पूरा पढ़ के जाना है लास्ट तक, और आप लोग रेगुलर क्लास लेते रहिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जिस पे आपको एसटीसी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, आप उसको भी ज़रूर एक बार ज्वाइन कर लीजिए। बात रहती है यहाँ पर एसटीसी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए 20 मॉडल पेपर बताए हैं साथियों। कितने हैं? 20 मॉडल पेपर हैं, और उन मॉडल पेपर को आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपका पूरा का पूरा कोर्स लगभग कवर हो जाएगा, और उन प्रश्नों में से आपको आराम से 70% आराम से बन जाएगी आपकी फर्स्ट ईयर या हो या सेकेंड ईयर हो। ठीक है ना? फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर का कोर्स बैच करेंगे ज्वाइन, और सेकेंड ईयर वाले सेकेंड ईयर का ज्वाइन करेंगे। तो आपके लिए ये एप्लीकेशन की लिंक भी आपको या तो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा खुराना स्टडी ऑफिशियल, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस पर भी आप लोग जा सकते हैं, वहाँ से आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें। अब आते हैं हम इस प्रश्न की इस पेपर की यूनिट पर। तो पहला प्रश्न आप लोगों को कौन सा पढ़ना है, सबसे पहले याद रखेंगे आप लोग, विश्व में सबसे पहले आधुनिकता लाने में कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना। आधुनिकता लाने के लिए औद्योगिकीकरण का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल कामकाजी आबादी में से कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। तो याद रखना आंसर होगा आपका 53%। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, देखिए ये आपको 4 प्रश्न है ऐसे जो आपको याद रखने हैं। हमारे देश के सकल घरेलू उत्पादन में, ठीक है, यानी सकल घरेलू उत्पादन में जीडीपी का कितना प्रतिशत कृषि से आता है। तो याद रखेंगे 16% आता है। बात करेंगे यहाँ पर भारत के, अगर हम सकल घरेलू उत्पादन में उद्योगों की कितनी हिस्सेदारी है, तो उद्योगों की हिस्सेदारी है 25%। ठीक है। और सर्वाधिक पूछा जाए कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में किसका योगदान है, तो सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। तो ये प्रश्न आपको याद रखने। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, निम्न में से किस राष्ट्र में कृषि में संलग्न रोजगार आबादी सबसे ज़्यादा है। तो नेपाल की है भाई। ठीक है। और मांचू साम्राज्य किस राष्ट्र से संबंधित है, तो ये हमारा चीन से संबंधित है। ईरान में कौन से साम्राज्य का शासन पर अधिकार है, तो याद रखना हैप्सबर्ग साम्राज्य पर। ओके। आगे अगला प्रश्न आपके लिए है, वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित है, तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमारे देश में है। ठीक है। तो ये आपको प्रश्न हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न कौन कौन से हैं, ये प्रश्न आपको याद करना है। देखिए, आपको अभी मैंने चैप्टर का नाम पढ़ाया था, यूनिट का नाम है विश्व में आधुनिक शिक्षा, ये पाठ पेपर का नाम हो गया। तो वो 3 प्रक्रियाएं कौन कौन सी है उनको भी आप लोग याद रखें। पहली प्रक्रिया का नाम है औद्योगिक क्रांति, दूसरा नाम है राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद की प्रक्रिया, और तीसरा है लोकतंत्र। इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा पूरा यूनिट है। आधुनिक विद्यालय शिक्षा किसकी देन है, तो ये आप लोगों को याद रखना। ये आधुनिक जो विद्यालय शिक्षा है ये हमारे औद्योगिकीकरण, लोकतंत्र और राष्ट्र राज्यों के देन है। कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान में आधुनिकीकरण हो रहा है शिक्षा का, वो हमारे लोकतंत्र और राष्ट्र राज्यों की वजह से हो रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षा और औद्योगिकीकरण एक दूसरे के पूरक क्यों है। तो ये प्रश्न पहले भी आया है 16 में, और उसके बाद भी आपको याद करना है, और ये आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ज़रा इस प्रश्न को आप लोग नज़रअंदाज नहीं करें। औद्योगिकीकरण में कामगारों में कुछ विशेष कुशलताओं की ज़रूरत होती है। शिक्षित कारीगर कारखानों में आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से खोज पाते हैं और नए आविष्कार कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों के विकास के लिए केवल मजदूरों की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैनेजर, इंजीनियर, लिपिक, इतने सारे कर्मचारी, विशेषज्ञ सबकी आवश्यकता होती है। इनके लिए शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही उच्च तकनीकी तक का प्रशिक्षण प्राप्त करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा और औद्योगिकरण एक दूसरे
आपके कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि राष्ट्र से क्या अभिप्राय है। राष्ट्र के मतलब क्या है, तो ये राष्ट्र को परिभाषित किया था भैया रेनन साहब ने। तो रेनन साहब के अनुसार राष्ट्र होता क्या है, जरा इस पर आप लोग गौर फरमाएंगे। रेनन के अनुसार अतीत के समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना कि सब साथ मिलकर काम करने और आगे ऐसे काम करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, ये सब जरूरी शर्तें होती हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। राष्ट्रों का होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। तो ये क्या है, राष्ट्र की परिभाषा है रेनन साहब के अनुसार। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे, अब लघुत्तरात्मक आते हैं। और लघुत्तरात्मक में आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, मध्यकालीन युग और आधुनिक युग, इन दोनों की कंपैरिजन करनी है, यानी इनकी तुलना करनी है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यकालीन युग की। राजतंत्रात्मक प्रथा प्रचलित थी, पहले राजशाही शासन था। समाज का जातिगत विभाजन के आधार पर रोजगार के अवसर प्राप्त होते थे। पुरुष प्रधान समाज और महिलाओं के सीमित अधिकार थे। धर्म पर राजनीतिक आधारित समाज व आर्थिक व्यवस्था का प्रचलन था। अंधविश्वास, दास प्रथाओं और परंपराओं का बोलाबाला था। लेकिन आधुनिक युग की अगर हम बात करते हैं तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित है। सभी वर्गों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होते हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था का प्रचलन है। तार्किकता, वैज्ञानिकता और बंधन मुक्त प्रथा का बोलाबाला है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अगला प्रश्न है कि फोर्डवाद की व्यवस्था 1970 के बाद कमजोर होने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। कहने का मतलब फोर्डवाद की जो प्रमुख समस्याएं थी वो कौन कौन सी थी, उनके बारे में आपको जरा याद करना है। फोर्डवाद की व्यवस्था 1970 के बाद कमज़ोर होती गई। इसकी समस्या यह थी कि इसे व्यवहार में उतारने के लिए बहुत लागत लगती थी और इसमें आसानी से ग्राहकों की रुचि के अनुरूप बदला नहीं किया जा सकता। एक ही तरह के काम को बिना सोचे समझे दिन भर करना, साल भर करते रहने के कारण मजदूर भी बहुत रुष्ट होते थे। 1970 के बाद की आर्थिक मंदी के चलते दुनिया भर में नए ग्राहकों की खोज होने लगी, नए उत्पादों की खोज होने लगी जो उन विशिष्ट ग्राहकों की पसंद के हों। ऐसे में उत्पादन में लचीलापन और श्रमिकों के साथ रिश्ते में लचीलापन की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसी बीच जापान, कोरिया आदि देशों जहां कम मजदूरी पर कामगार उपलब्ध हो जाते थे, अतः अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आगे आ रहे थे। उन्होंने औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में कई परिवर्तन किए, जिनके फलस्वरूप विशालकाय कारखाने कम हुए, उत्पादन का विकेंद्रीकरण हुआ और विविध ग्राहकों की रुचि के अनुरूप माल बनने लगा। तो ये आप लोगों को याद करना है। अगला प्रश्न आपको याद करना है भैया, ये राष्ट्र वाला आपको पता ही है। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्र किसे कहते हैं, ये परिभाषा आपने ऊपर पढ़ ली। अगर हम बात करें इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको केवल नाम याद रखना है। राष्ट्र राज्य के 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला है संप्रभुता, दूसरा है नागरिकता और तीसरा है भैया अपना राष्ट्रवादी भावना। तो ये 3 पॉइंट है, 3 तत्व ही आपको याद रख लेने। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र में शिक्षा की महत्वता क्या है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव खुद लोग करते हैं। शासन के नए तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे लोगों द्वारा चुने गए शासक की सारी प्रमुख फैसले ही करते हैं, शासक ही सब कुछ करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे वो मौजूदा शासकों को भी बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं और चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे के अंतर्गत रह करके काम करती है। तो ये हमारे लोकतंत्र की 4 विशेषताएं हैं। और लोकतंत्र की परिभाषा जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र में शिक्षा का महत्व क्या रहा।
लोकतंत्र की सफलता सरकार पर नियंत्रण, सरकार की जवाबदेही, जनता की सहभागिता, इन सबको सुनिश्चित करना आदि के लिए जनता का जागरूक होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और यह शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। लोकतंत्र में उत्तम नागरिक के गुण होने चाहिए, उन्हें शिक्षा द्वारा विकसित किया जा सकता है, जैसे सहानुभूति, आत्मानुभूति, मानवीय संबंध, आर्थिक कुशलता, नागरिक उत्तरदायित्व। एक व्यक्ति जिसको समाज में बहुमुखी शिक्षा नहीं मिली, एक लोकतंत्र राज्य का अच्छा नागरिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह अपनी इच्छा शक्ति को उचित रूप से प्रयोग नहीं कर सकेगा और झूठे प्रचारों के द्वारा प्रभावित भी हो जाएगा। इस कारण राज्य को विद्यालय द्वारा और अनौपचारिक संस्थाओं द्वारा व्यक्ति को हर प्रकार की संभव सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिससे उचित राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शिक्षा प्रदान की जा सके। इतना आप लोग याद कर लेना इसको। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य क्या है? यह आपको पता होना चाहिए। ये 16 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इसके उद्देश्य है कि एक लोकतंत्रीय व्यवस्था में व्यक्तियों के चरित्र निर्माण में स्वतंत्रता, समता, न्याय और आदि मूल्यों का समावेश होना चाहिए। इस प्रकार के मूल्यों को व्यक्ति के व्यवहार में उतारना लोकतंत्र शिक्षा का उद्देश्य होगा। ये सभी गुण लोकतंत्र की शिक्षा के द्वारा ही व्यवहार में उतारे जा सकते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षा का एक आदर्श यह भी है कि ऐसे नागरिकों को तैयार किया जाए जो सार्वजनिक जीवन में भागीदारी कर सके, नागरिक अधिकारों की रक्षा में रुचि ले सके, अपने मतों का विवेकशील तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसके साथ ही लोकतंत्र की शिक्षा के द्वारा नागरिकों में अन्यायपूर्ण व्यवस्था, शोषण तथा आपराधिक व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट करने की चेतना और क्षमता भी विकसित हो सकती है। तो ये प्रश्न आप लोगों को याद करना है भाई। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है भाई, यहाँ पर ये वाला अंतिम प्रश्न है कि लोकतंत्र राज्य में नागरिकों की भूमिका क्या होती है। ये प्रश्न आप लोग पढ़ के और जाएंगे। ये 2 बार प्रश्न आ भी चुका है, अब की बार भी आने के चांसेस है। तो ये अपने प्रश्न होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम बात करें लोकतंत्र शिक्षा की व्यवस्थाओं में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करना, संविधान के मूल्यों को आत्मसात करना, संवेदनशील और सुसंस्कृत नागरिक बनाना, विवेकपूर्ण निर्णय में सहायक होना, शिक्षा के समान उपलब्ध कराना अवसर और आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारी लोकतंत्र शिक्षा की विशेषताएं। अगर हम बात करें यहाँ पर नागरिकों की भूमिका क्या है एक लोकतंत्र में, तो देखिए आप लोग, एक नागरिक होने के नाते वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान व आदर करे, वह अन्य व्यक्तियों के विकास के मार्ग में बाधाएं उपस्थित ना करे, बल्कि उसके विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। लोकतंत्र का मूल मंत्र है जियो और जीनो दो। इसके लिए हमें दूसरे नागरिकों के विचारों, यदि वे उचित है तो उनको स्वीकार भी करना चाहिए। तो ये अपने प्रश्न है। बात आती है अपनी निबंधात्मक प्रश्नों की। तो आपको मैं निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐप के अंतर्गत जो आपको 20 मॉडल पेपर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, वो 109 रुपये में आपको 20 मॉडल पेपर हैं। उनमें मैंने आपको छोटा बड़े सब जितने भी प्रश्न है, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, सब के सब जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे और उनके आने के पूरे 99 ही नहीं 100% जितने चांसेस मुझे बनते हैं और पेपर में आपको मिलेंगे भी, 70% क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आराम से बनेगी आपकी। उन प्रश्नों को मैंने सबको अपने उसमें ऐड कर रखा है एप्लीकेशन में। तो आप जाइए और बिना झिझक के, बिना किसी सोच विचार के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सोच विचार करने के लिए मैंने अपना समय दिया है। अब आपको सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की आवश्यकता है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और क्लासों को रेगुलर लेते रहिए। चाहे आप यूट्यूब पर पढ़े तो फ्री मिलेगा, सिर्फ लंबा कोर्स है यूट्यूब पे, और टाइम से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन आपको एप्लीकेशन पे ज़रूर आपको पूरी चीज़ मिल रही है। धन्यवाद साथियों।